अभी 1 महीने का समय हुआ है। अभी 1 महीने से पहले, अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है, उससे पहले हमारे इस विश्वविद्यालय राजेश्वर सिंह जी ने यहाँ पे कुलपति का कार्यभार संभाला। वो कुलपति का कार्यभार जिस दिन संभाल रहे थे, उसी दिन आपने सबसे पहला निर्णय ये किया कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों से सीधा मिलना चाहता हूँ। उसी दिन आप बिना किसी औपचारिकताओं के राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों से सीधे मिलने के लिए गए और सीधे मिलने के बाद में आपने ये निश्चय किया और ये ऑब्जर्व किया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों में किसी भी तरह की क्षमता की कमी नहीं है। अगर इन छात्रों को समय पर उचित मार्गदर्शन मिले तो ये अपने अपने क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। इसी भाव को दृष्टिगत रखते हुए 11 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद पहली बार 11 आईएएस ऑफिसर को राजस्थान विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। छात्रों का उत्साह इतना जबरदस्त था कि मानवी की पीठ में पैर थी। उसके बाद में आपने उसी दिन ये तय किया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी अभी 12 और 13 के बैच में सेलेक्ट हुए हैं, उनसे विश्वविद्यालय के कार्य करवाए जाए। जगह की कमी न हो, इसके लिए इस विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन सेंटर की जगह को तय किया गया। लेकिन मुझे आज इस समारोह में ये देख के लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो समारोह स्थल है पूरी तरह से भरा हुआ है। ये विश्वविद्यालय के छात्रों का उत्साह है। अभी 1 महीने का ही समय हुआ है, आपने तुरंत ये विचार दिया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी महिला छात्रावास हैं, उनमें जितनी भी छात्राएं रह रही है, उनको आत्म सुरक्षा के लिए आत्म सुरक्षा के क्षेत्र में उनको संबल दिया जाए। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से वार्ता की गई, उन्हें बुलाया गया और आपको ये सूचना दूं कि अभी परसों ही विश्वविद्यालय महिला छात्रावासों की 11 वार्डन्स को पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बैठक आयोजित कर ये निर्णय लिया गया कि 19 तारीख से यानी कल से विश्वविद्यालय की इन महिला छात्रावासों में रहने वाली 1200 छात्राओं को राजस्थान पुलिस के 3 विशेषज्ञ उनको आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी, इन सारी नई योजनाओं, नए विचारों के साथ अब मैं आपके सामने मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं दर्शन, साहित्य, एक अद्भुत विद्वता रखने वाले हमारे कुलपति आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी को। इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर केजी शर्मा जी, मंच पर विराजे हुए और हमारे सामने भी बैठे हुए विश्वविद्यालय के सभी सम्माननीय शिक्षकगण, रजिस्ट्रार महोदय, फाइनेंशियल एडवाइजर महोदय, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नव पदस्थापित और नव चयनित अधिकारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले
तो मैं ये जो हमारे नव पदस्थापित और नव चयनित अधिकारीगण हैं, इनका हृदय के अंतस्थल से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं कि ये मेरे एक आग्रह पर, एक निवेदन पर ये काफ़ी दूर दूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रशिक्षण भी अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, बट उन लोगों ने विश्वविद्यालय के आग्रह को स्वीकार किया और अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल के वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं इस विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर केजी शर्मा और उनकी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जब मैंने ये सुझाव दिया कि इस तरह का इंटरेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, तो इसको बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया और मुझे एक तरह से प्रोत्साहित किया कि मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में सोचूं, विचार करूं, योजना बनाऊं और उसको क्रियान्वित करूं। मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं। पिछला जो हमारा कार्यक्रम था वो मानविकी पीठ सभागार में था और उस समय काफ़ी उत्साह था, उसकी वजह से भीड़ भी काफ़ी थी। तो मुझे यह परामर्श दिया गया कि इसको कन्वोकेशन सेंटर में आयोजित किया जाए। तो मुझे लगा कि ये उचित सुझाव है, लेकिन अंदर एक भय भी था कि कहीं ऐसा न हो कि कुर्सियां खाली रह जाएं, लोग नहीं आए और अपना प्रयास जो है वो उस हद तक फलीभूत नहीं हो। लेकिन जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो हमारी अपेक्षा पर खरे उतरे हैं। न केवल आप भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, बल्कि आप लगभग 3 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है, अपनी इतनी एकाग्रता से, इतने मनोयोग से, इतने उत्साह से, इतनी शांति से और इतनी गंभीरता से इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, आपकी सहभागिता हो रही है, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर जितने भी वक्ता थे, सबने एक से एक बढ़कर के प्रस्तुतिकरण दिया और जितनी मेरी उम्मीद थी, जितनी मेरी अपेक्षा थी, उससे कहीं ज़्यादा जो है इन्होंने मुझे संतुष्ट किया। और निश्चित रूप से सबसे जो प्रभावी प्रस्तुतिकरण था वो राधिका जी का था। तो जब ये भाषण दे रही थी तो हमको सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता याद आ रही थी। कविता इस तरह से है कि भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, अब हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो बड़ा ही ओजस्वी, बड़ा ही उत्साहपूर्ण, बहुत ही प्रेरक उद्बोधन इनका रहा और इनके सभी साथियों का रहा। जैसे मैं यहाँ डिविजनल कमिश्नर हूँ, तो ये जो 3-4 लोग हैं, राधिका, प्रियव्रत सिंह, राजेंद्र शेखावत, ये सारे लोग मेरे से मिलते भी थे। तो कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं। तो जैसे ये प्रियव्रत सिंह बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे,
और चुपचाप सुनते रहते थे, लेकिन आज इनका भाषण सुन के भी मुझे लगा कि बहुत सारी जो प्रतिभाएं होती हैं वो उनको अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो सामने उभर करके आती हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि आपने इन सारे लोगों को एक मंच उपलब्ध कराया कि कोई भी व्यक्ति जब सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो अपने परिश्रम की कहानी, अपनी सफलता की कहानी, अपने श्रम की कहानी वो लोगों के साथ शेयर करे। और जब आप उसको शांति से और मनोयोग से और एकाग्रता से सुनते हैं तो उसको उतनी ही खुशी होती है जितना उसको सफल होते समय हुई थी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। उन्होंने कहा कि मैं इस संपूर्ण जीवन और जगत का कारण स्वरूप बीज मात्र हूं और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। तो आज ये जितने बुद्धिमान लोग और जितने तेजस्वी लोग इस मंच पर आपको मार्गदर्शन देने के लिए बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार फिर करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन करें। इन सारे लोगों के प्रस्तुतिकरण में एक चीज कॉमन थी और पार्टिसिपेंट थे, पैनलिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो उन्होंने राजा का उदाहरण दिया था कि भाई ये राजा भी मनुष्य ही है जिसने ये सारा क्रिएट किया है। तो कोई भी जो उपलब्धिवान व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं कि कोई उसमें अतीन्द्रिय क्षमता होती है, कोई अद्भुत वाक शक्ति होती है, कोई परिश्रम करने की अलग सी क्षमता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो अपनी क्षमताओं को काम में लेना जानता है। जैसा प्रियव्रत ने कहा कि तैयारी की तैयारी नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि प्लान बनाते रहते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। तो सबसे पहला सबक तो यही है कि प्लान आउट योर वर्क एंड वर्क आउट योर प्लान्स। आपने जितना यहां पर सुना उनको आप सूचीबद्ध करिए, उन सारे सुझावों को, उन सारे टिप्स को, और उसके हिसाब से अपनी योजना का निर्माण करिए। और फिर उस योजना को जितना भी आपके पास समय है, और समय के बारे में कहते हैं कि टाइम इज स्ट्रेचेबल एज पर टाइम अवेलेबल। आप 1 महीने में भी पढ़ सकते हैं, आप 3 महीने भी पढ़ सकते हैं, आप 6 महीने भी पढ़ सकते हैं। जब आपके पास 6 महीने का समय होता है तो आप उसी पाठ्य सामग्री को 6 महीने तक फैला देते हैं। अगर 1 महीने का समय होता है तो आप उसी को जो है संकुचित करके पढ़ लेते हैं। तो जो भी आपके पास समय अवेलेबल है उसमें आप जो है उसको तरतीबवार, सिलसिलेवार, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से उसका एक प्लान बनाएं और उसको क्रियान्वित करें। और रिवीजन का टाइम जरूर रखें। अगर आपके पास 100 दिन हैं और 3 सब्जेक्ट हैं तो अगर आपने 25-25 दिन से इन सब्जेक्ट के लिए रखा है तो 25 दिन जो है उनको रिवाइज करने के लिए रखें। जो एक कोई अखबार जो आपकी रुचि का हो, एक पत्रिका जो बहुचर्चित हो, बहुप्रशंसित हो, उसको भी जो है नियमित रूप से पढ़ें। पुस्तकें जो है वो जो भी आप, कई लोगों का अप्रोच होता है वो अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, कई लोग उपयोगी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो आप जो भी पढ़ें अच्छी पढ़ें चाहे उपयोगी पढ़ें, लेकिन उनको बार बार पढ़ें। आईएएस वाले सेमिनार में एक बात आई थी बार बार कि 10 किताबों को एक कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। और अभी एक पैनलिस्ट ने बात कही थी, वो किसी गाइड का नाम ले रहे थे कि हमने उसको अपनी गीता, बाइबल, कुरान बना लिया। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है। जो बात की बात है वो मैं एक चीज कहना चाहता हूं।
अब चूंकि ये सफल लोग हैं तो इसलिए ये असफलता की चर्चा तो अभी तो नहीं करेंगे। अभी तो इनकी शुरुआत है, तो जीवन में बहुत सारी जय पराजय होती रहती है, उसके बाद एक संतुलित दृष्टिकोण आता है। हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं। तो मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सफल होना है उसके लिए तो जरूरी है कि भाई आप उस लक्ष्य के साथ अपने को एकाकार करें। मैं अगेन श्रीमद् भगवत गीता को और भगवान कृष्ण को कोट करूंगा। भगवान ने लास्ट में गीता में कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि तुम मेरे बारे में चिंतन कर, मेरे बारे में सोच, मेरी ही पूजा कर, मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही कामना कर, और अंत में तू मेरे जैसा ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो लक्ष्य के साथ एकाग्रता ये बहुत जरूरी है। लक्ष्य को करना, हमेशा ये सोचना सुबह शाम दोपहर रात कि भाई हमको आरएएस बनना है। हम केवल एक अनुभव लेने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जो है सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस चीज का बोध। और जो दूसरी बात है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि इसमें से कई लोग हैं जो बहुत सारे जॉब्स करके आए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 जॉब्स करके आए हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी है और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही कष्ट देती है, वो जो हम लोगों के बीच में ये उच्चता और हीनता का जो एहसास फैला हुआ है पूरे देश में। हम समझते हैं कि चपरासी है या क्लर्क है तो वो छोटा आदमी है, और हम आईएएस या आरएएस बन गए तो हम बहुत बड़े आदमी बन गए। यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर बन गए तो हम प्राइमरी स्कूल के टीचर से नफरत करने लगते हैं, उसको कमतर समझते हैं। ये चीज मुझे कष्ट देती है। हमको ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति, ये हमारी संस्कृति और परंपरा है, हर व्यक्ति परमात्मा के द्वारा उसको जो भी भूमिका निर्धारित की गई है उसका निर्वहन कर रहा है। उसने अपने जीवन में पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत करी, और उसके बाद ईश्वर ने उसको जिस लायक समझा उस लायक उसको वो चीज प्रदान कर दी। तो जो आजीविका है वो ईश्वर प्रदत्त चीज है। मेहनत करके जीना, मजदूरी करके जीना, रिक्शा चला के जीना, चपरासी और क्लर्क का काम करके जीना, ये घृणा का विषय नहीं है। भीख मांग के जीना ये घृणा का विषय है। परावलंबन जो होता है वो घृणा का विषय है। और जो ये बात होती है विजय की, तो हमारी जो परंपरा है वो ये परंपरा है कि जितने बड़े दानदाता थे, जितने भामाशाह थे, आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने पूरा अपना साम्राज्य, पूरी संपत्ति दान में दे दी थी और वो बिल्कुल अकिंचन हो गए थे। वो परंपरा क्या थी? हम जो याचक था उसके कृतज्ञ होते थे कि उसने हमको दानदाता देने का गौरव प्रदान किया। इसी तरह से हर विजेता को, हर पराजित व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव पालना चाहिए मन में। अगर वो गलती नहीं करता तो आप इस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए होते। जब यह भाव रहेगा तो हम लोगों के बीच में ये उच्चता और निम्नता का, ये श्रेष्ठता और हीनता का ये प्रवृत्ति नहीं रहेगी। और जब ये प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो ये पूरा देश, पूरा समाज एक संगठित इकाई के तौर पर काम करेगा, जहां हम इस राष्ट्र को एक महाशक्ति बनाने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उस स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान देगा।
मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है, आप जीते चाहे हारे, लेकिन जिसको मैं कहता हूं भीष्म पितामह के शब्दों में, हृदय न पराजितः, हृदय से अपराजित रहना चाहिए, हृदय से हार नहीं माननी चाहिए। हमने कई लोगों को देखा है, वो आईएएस भी बन गए, लेकिन उसके बाद वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गए, विचलित हो गए और समाज में निरादर के पात्र बन गए। और मैं कई ऐसे क्लर्कों को जानता हूं जिन्होंने पूरे जीवन भर मनोयोग से, निष्ठा से, कर्तव्यपरायणता से काम किया और आज समाज उनको एक आदरणीय और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में जानता है। तो कभी भी आप, बहुत अच्छा है कि आप लोग बड़े महत्वाकांक्षी हैं और आरएस के लिए, आईएएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप असफल भी हैं तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वकालत, अपने को कमतर और हीनतर नहीं समझिए। इसी में आपका भी उज्जवल भविष्य निहित है और इस देश का भी उज्जवल भविष्य निहित है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपने इतने उपलब्धिवान लोगों को, इतने बुद्धिमान तेजस्वी लोगों को सुना, मैं, अब काफी शेर शायरी भी यहाँ हुई है, हमारे केजी शर्मा साहब ने शुरुआत कर दी है और इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, विद्वत्ता के शिखर पर आसीन है। और हमारे जो ये नए साथी हैं, इन्होंने भी काफी रहा, अच्छा सुनाया। तो एक शेर मैं भी पढ़ लेता हूं इन लोगों से प्रेरणा लेके। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। धन्यवाद। जय हिंद।